हेलो दोस्तों, मैं हूं जीवेश। आई वेलकम टू माय चैनल बायो प्रोफेशनल। हम आज प्रोटीन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रोटीन्स जो ये वर्ड है ये सुनने के बाद उनका दिमाग में ही आता है ये प्रोटीन्स तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, एक लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स जो है और उसमें उसका स्ट्रक्चर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। लेकिन ये इतना इतना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में क्या कोई डिफरेंसेस है, आप क्या कहेंगे? इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन इनमें भी डिफरेंसेस है। मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में, इनमें भी डिफरेंसेस है। देखिए, आप तभी सोचना एक टॉपिक के बारे में आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है जब आप किसी दूसरे को आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मेरा यही यकीन है कि अगर मेरी ये वीडियो आपने अपना 100% ध्यान देके देखे है तो अब जरूर दूसरे किसी को आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। और आज हम इस वीडियो में बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे प्रोटीन्स के, और हम जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के ही बारे में देखेंगे, और सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो में बात करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द सेल्स। हर एक सेल्स में प्रोटीन्स पाया जाता है एंड हर एक टाइप ऑफ सेल्स में पाया जाता है। इसका मतलब है अगर प्रोटीन्स आप बोल रहे हैं लिवर के सेल्स में भी प्रेजेंट है तो ये इंटेस्टाइनल सेल्स में भी प्रेजेंट है। बॉडी में जितना भी सेल्स है सारे सेल्स में जो है प्रोटीन्स का प्रेजेंस, मतलब ये यूबिक्विटस है, मतलब रहेगा ही रहेगा प्रोटीन्स। ठीक है, तो क्या प्रोटीन्स का कोई वेरिएशन होता है? मतलब प्रोटीन्स का कोई टाइप भी होता है? जी हाँ, प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा टाइप वेरिएशन, मतलब ये डाइवर्स मॉलिक्यूल है, बहुत ज्यादा इसका वेरिएशन है। एक ही सेल में 1000 डिफरेंट प्रोटीन्स भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि एमिनो एसिड्स तो है। देखिए, मैं अगर एमिनो एसिड्स को लिखूं, एमिनो एसिड्स की मैं अगर स्ट्रक्चर लिखूं तो एमिनो एसिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे आर ग्रुप है। ठीक है, तो एमिनो एसिड जो है ये आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो कॉमन है, ये आपको कॉमन मिलेगा, बस डिफरेंसेस है तो आर ग्रुप में है। इसके ऊपर डिपेंड करके जो है आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। प्रोटीन्स के वेरिएशन होने के लिए आप देखेंगे कि एमिनो एसिड स्ट्रेच है, मतलब लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड है। इसमें कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, कौन सा एमिनो एसिड्स किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करके भी प्रोटीन्स की जो है वेरिएंट हो सकता है। हम अगर बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक कंसिडर करें तो जो प्रोटीन्स पाया जाता है इनमें सिर्फ ये ही स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स ही पाया जाता है, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स पाया नहीं जाता है। प्रोटीन्स को हम मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। प्रोटीन्स को जो है हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि इसको मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट कहने के पीछे लॉजिक ये है कि डीएनए कंटेंट है, ये क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है। हम सभी को मालूम है जो डीएनए है ये ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, मतलब डीएनए में पूरा पूरा इंफॉर्मेशन रहता है, वही जाके कोड होता है और एक्सप्रेस कैसे होता है, प्रोटीन के द्वारा एक्सप्रेस होता है। तो हम लोग का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस होता है प्रोटीन्स के जरिए। डीएनए में जो भी रहेगा ये प्रोटीन्स में जाके एक्सप्रेस होगा। तो जो एक्सप्रेशन मशीनरी है ये है प्रोटीन, तो इसीलिए हम प्रोटीन्स को कहते हैं मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये जेनेटिक एक्सप्रेशंस को कराता है। जो भी आपका डीएनए में इंफॉर्मेशन है वो कोड हमेशा प्रोटीन्स में ही होता है। तो प्रोटीन्स मतलब क्या क्या हो सकता है प्रोटीन्स में? देखिए, अगर हम एक एंजाइम की बात करें, एंजाइम भी प्रोटीन है। ठीक है, अगर हम सेल्स में कोई ट्रांसपोर्टर देखें, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें ट्रांसपोर्टर मिलता है जो कोई भी सॉल्यूट्स को पास कराता है एक साइड से। अगर मान लीजिए एक सेल है तो इसमें अगर ट्रांसपोर्टर है तो ये भी प्रोटीन ही है जो सॉल्यूट को पास कराता है।
अंदर से बाहर जा सकता है और फिर बाहर से अंदर भी आ सकता है। तो ये ट्रांसपोर्टर भी प्रोटीन ही है। हम अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें, ये भी प्रोटीन से। अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो ये भी प्रोटीन से, ठीक है। फिर अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो बहुत सारा हार्मोन्स जो है ये प्रोटीन से ही है। और आपको बहुत ज्यादा डाइवर्स बायोलॉजिकल फंक्शंस देखने को मिलेंगे जो प्रोटीन्स कराता है। तो आप अभी सोच ही सकते हैं कि प्रोटीन्स का जो फंक्शन है कितना डाइवर्स है, ये कितना ज्यादा फंक्शनल है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया से लेके पूरा ह्यूमन बीइंग तक प्रोटीन्स होना तय है, प्रोटीन्स रहेगा ही रहेगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं प्रोटीन्स के साइज के बारे में। तो अभी शायद आप यही सोच रहे होंगे कि प्रोटीन्स का साइज कितना हो सकता है। मतलब हमें पता है जो प्रोटीन है ये नथिंग बट स्ट्रेच ऑफ एमिनो एसिड ही तो है, एमिनो एसिड ही प्रोटीन को बनाता है। तो अभी ये इसका साइज कितना हो सकता है। देखिए मान लीजिए एक प्रोटीन जो है ये 2 एमिनो एसिड से लेकर मोर देन सेवरल थाउजेंड एमिनो एसिड तक भी हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, आपने शायद नाम सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। एक हार्मोन है ये 9 एमिनो एसिड लॉन्ग है, ठीक है। ये 9 एमिनो एसिड लॉन्ग है। उसके बाद थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर एक है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन होता है। इसके बारे में हम इन डिटेल जब ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे तब हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए एक हार्मोन है और ये भी एक फैक्टर है। इसके बाद जो ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन होता है, इसका साइज जो है ये 3 एमिनो एसिड है। तो 2 एमिनो एसिड से लेके 2 एमिनो एसिड की भी एक एग्जांपल है, कोई एक स्वीटनर है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 2 पेप्टाइड भी एक फंक्शनल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। और लेके सेवरल थाउजेंड तक हो सकता है। तो सेवरल थाउजेंड मतलब कितना बड़ा आप सोच रहे होंगे अभी, मतलब कितना सेवरल थाउजेंड हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जो सबसे बड़ा प्रोटीन रिपोर्टेड है इसका नाम है टाइटिन। इसका नाम क्या है? टाइटिन। और इसका साइज मालूम है आपको कितना है? इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 27,000 एमिनो एसिड है, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट 3 मिलियन डाल्टन है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। ये वर्टिब्रेट में ही मिलता है, ये वर्टिब्रेट में मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस अब यही ध्यान में रखें कि सबसे बड़ा जो है ये 27,000 एमिनो एसिड्स की प्रोटीन है और ये जो है 3 मिलियन डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जितना इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिया आपको, इसका पीछे रीजन क्या है? इसका पीछे रीजन यही है कि हम कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि प्रोटीन छोटा होगा तो इसका फंक्शन कम होगा, अगर बड़ा होगा तो इसका फंक्शन ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि 2 एमिनो एसिड से लेकर इतना बड़ा एमिनो एसिड हो सकता है और इसका फंक्शन जो है, क्या आपको लगता है कि ऑक्सीटोसिन जो है उसका फंक्शन कम है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो हम कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते प्रोटीन्स के बारे में कि अगर छोटा होगा तो ये काम कम करेगा, अगर बड़ा प्रोटीन होगा तो इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन जो बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। इस लेक्चर की स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई डिफरेंस है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में? क्या कोई डिफरेंस है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में? ठीक है, देखिए प्रोटीन जो है ये 2 टाइप का हो सकता है। 2 टाइप मतलब एक मोनोमरिक प्रोटीन हो सकता है और मल्टीमरिक प्रोटीन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर एक पॉलीपेप्टाइड एक ही प्रोटीन को कोड करता है, अगर एक पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन को कोड करता है तो हम इसे मोनोमरिक प्रोटीन कहते हैं। अगर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड अगर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो इसे हम मल्टीमरिक कहते हैं। अगर एक पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो इसे हम मोनोमरिक प्रोटीन कहते हैं। अगर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड जो है मिलकर कर एक प्रोटीन बनाता है तो हम इसे कहते हैं मल्टीमरिक प्रोटीन। तो देखिए अभी मैं डिफरेंस बताता हूं आपको।
अगर एक प्रोटीन मोनोमरिक है तो हम कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन सेम है, ठीक है। अगर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड मिलकर जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है तो हम इसे पॉलीपेप्टाइड नहीं कह सकते। तो इनमें डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड की जरूरत है एक सिंगल प्रोटीन को बनाने के लिए। आपको समझ आया होगा शायद अभी, अगर नहीं आया है तो इस पार्ट को फिर रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए। चलिए अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए अगर कोई प्रोटीन है, मान लीजिए एक एन टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल से लेकर सी टर्मिनल, हम थोड़ी देर में देखेंगे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी एक प्रोटीन है, तो ये मान लीजिए इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जा सकता है, ठीक है, मतलब ये जाएगा ही जाएगा। सेकेंडरी कोई एक प्रोटीन है, इसको फंक्शनल होने के लिए इसका जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कोई भी फंक्शनल नहीं होता है। उसके बाद ये फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर में जा सकता है, ठीक है, मतलब एक प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फंक्शनल नहीं रहेगा। लेकिन ये जो स्टेप है ना, ये जो सेकेंडरी से टर्शियरी जाने की जो स्टेप है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी एक जो पॉलीपेप्टाइड जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में गया उसके बाद जो इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर में जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद मतलब एक प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो एमिनो एसिड सीक्वेंस है, नंबर जो भी है इसका प्रॉपर्टी, इसके ऊपर डिपेंड करके ये जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और इसके ऊपर डिपेंड करके जो इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगा। तो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड, अगर आप सोच रहे हैं एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो है, अगर मान लीजिए एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो अब बात आता है क्या ये इसका जो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन सकता है ये? तो ये स्टेप नहीं हो सकता है। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो है ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर तक ही बन सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड की, प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकता है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बना सकता है, उसके बाद जो है ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहा हूं मैं। अभी देखिए ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर मिल कर जो है ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए मिनिमम जो है आपको 2 पॉलीपेप्टाइड की जरूरत है, नहीं तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। तो मैंने अभी तक यही कहा कि एक पॉलीपेप्टाइड को फंक्शनल होने के लिए इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसको जाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन इसके बाद की स्टेप नॉट मैंडेटरी, ये प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अगर आपने मेरी जो है पहली वीडियो अपने नहीं देखे एमिनो एसिड्स के बारे में, तो आपको ये जरूर जाना है, देखना है अच्छे से। अगर पहली वाली वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, मैं कह रहा हूं। तो चलिए हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखिए अगर ये सारा मैंने एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाया, देखिए अगर हम एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर देखें, ये मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे एमिनो ग्रुप है और यहाँ पे आर ग्रुप है। मैंने कहा था जो है ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट रहता है और ये सिर्फ वेरी करेगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो है हम इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। क्यों कहते हैं, आप पिछले वीडियो में जाइए, मिल जाएगा आपको। तो देखिए मैं इस कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं C डबल बॉन्ड O लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए इसको मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए ये नहीं चाहिए अभी फिलहाल। तो अभी देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। ऐसे लिखने का रीजन है समझने में आसानी होगी,
देखिए देखिए कोई भी स्ट्रक्चर को फॉर्म होने के लिए उसका कोई ना कोई एनर्जी जरूर चाहिए होगा, कोई ना कोई इंटरेक्शन इसको चाहिए होगा। तो जो एमिनो एसिड जब जोड़ता है ना तो इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके साथ होता है, चलिए देखते हैं। देखिए जब ये एक एमिनो एसिड है, ये और एक एमिनो एसिड है और ये और एक एमिनो एसिड है, तो हमने यहाँ पे 3 एमिनो एसिड दिखाया, ठीक है। देखिए इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, इसकी OH है और इसका H जो है ये निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। जब ये रिएक्शन होता है, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे तब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हम अच्छे से इन डिटेल में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आप यही देखिए, जो इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना और इसका जो एमिनो ग्रुप है ये रिएक्शन करता है और इन दोनों में जो है ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। कार्बोक्सिल और एमिनो ग्रुप के बीच में अगर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इसे हम एमाइड बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए ये जो है OH और H निकल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगा अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो सेम रहेगा, ये CH यहाँ पे कोई भी हो सकता है R में। तो यहाँ पे देखिए ये CO, उसके बाद जो है ये तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे R, यहाँ पे CO, उसके बाद जो है यहाँ पे N H, उसके बाद ये कंटिन्यू होगा। तो देखिए ये पहला एमिनो एसिड है और ये दूसरा एमिनो एसिड है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये वाला जो बॉन्ड CO और NH, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं CONH, इसको हम कहते हैं एमाइड बॉन्ड। और इस एमाइड बॉन्ड को ही एमिनो एसिड जब जोड़ते हैं प्रोटीन में हम इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इट इज नथिंग बट एमाइड बॉन्ड, बट हम इसे यहाँ पे एक अलग नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड O एंड NH के बीच में हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, इसे हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। इसको हम क्या कहते हैं, इस एटम को हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। और ये जो नाइट्रोजन है इसे हम कहते हैं एमाइड हाइड्रोजन। इसे हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन और इसे हम कहते हैं एमाइड हाइड्रोजन। इसी तरह इसे हम कहेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन और इसे हम कहेंगे एमाइड हाइड्रोजन। तो अभी हम चलिए थोड़ा पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। हालांकि हम डिटेल्स में बात करेंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, फिर भी अभी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने 2 एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर को लिखा। जैसे कि मान लीजिए एक एमिनो एसिड है और एक दूसरा एमिनो एसिड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पेप्टाइड बॉन्ड को दिखाया CO और NH2 के बीच में, ठीक है। एक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। देखिए ये जो नाइट्रोजन है ना, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑक्सीजन है इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पे जो लोन पेयर होने के वजह से यहाँ पे जो है रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करने की वजह से यहाँ पे देखिए ये जो लोन पेयर है यहाँ पे मूव करता है और ये जो यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव करता है। तो मूव करने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे हो जाता है। ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है और यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड हो जाता है। और यहाँ पे इधर से क्या क्या ये लोन पेयर इधर मूव हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहाँ पे, और यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कम हो गया ना यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर। और जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गया तो ऑक्सीजन में जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो ज्यादा हो गया, तो इसके वजह से ये पे पॉजिटिव चार्ज की डेवलप होगी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेवलप होगी। तो मेरी कहने का मतलब यही है, यहाँ पे जो एक कंडीशन है ना, ये 2 कंडीशन जो है, एक मतलब एमिनो एसिड में जब प्रोटीन में जब एमिनो एसिड की फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट रहता है। और ये जो दोनों कंडीशन रहने की वजह से यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर को मिलता है, हमें देखने मिलता है, ये भी स्ट्रक्चर देखने मिलता है। तो लेकिन ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर में है।
ये भी स्ट्रक्चर हमें मिलता है और ये भी स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो देखिए उसके इसके वजह से इक्विलिब्रियम रीच करने के वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे हो जाता है। यहाँ पे जो है NHC अल्फा, यहाँ पे जो है यहाँ पे O है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इस कंडीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस कंडीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस कंडीशन में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। और जैसा कि मैंने कहा है इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लिया है, इसके वजह से जो ये यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, ना ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल जो दोनों में ही डबल बॉन्ड शो करते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना CONNH के बीच में, तो ये जो है इसमें पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर शो करता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है ये है पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर। ठीक है, देखिए अगर देखिए आप अभी सोच रहे होंगे यहाँ पे अल्फा क्यों लिखा है, तो अगर पिछले वीडियो मेरी एमिनो एसिड्स के बारे में अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो है एक एमिनो एसिड जो है, यहाँ पे हम अल्फा कार्बन कहते हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन है और यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन है। तो ये जो अल्फा कार्बन है मैंने इसको यहाँ पे लिखा, फिर ये CO को मैंने यहाँ पे लिखा NH यहाँ पे, फिर ये जो अल्फा कार्बन है मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो पहला जो कैरेक्टर हमें मिला है पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में ये है जो ये पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर को शो करता है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है जो हमें पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में देखने को मिलता है। दूसरा कैरेक्टर जो है ये है, देखिए पहला कैरेक्टर तो है जो है पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड हमें देखने मिलता है। दूसरा जो है ये है प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो अभी प्लेनर क्या होता है, देखिए प्लेनर ये होता है अगर कोई स्ट्रक्चर में एटम्स है और ये सारे एटम्स अगर एक ही प्लेन में रहता है तो हम इसे प्लेनर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये सारा जो है एक ही प्लेन में है। तो एक ही प्लेन में होने के वजह से जो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेनर कहते हैं। इनफैक्ट ये भी एक ही प्लेन में है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड होने के वजह से ये रिजिड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। तो रिजिड क्या है, देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल में कोई जो एटम्स है अगर ये सिंगल बॉन्डेड रहता है तो ये मूव कर सकता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड होने के वजह से ये मूव नहीं कर सकता है। मतलब इसका जो ये तो जितना भी आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ये तो मैंने एक 2D है बोर्ड में मैं शो कर रहा हूँ, लेकिन ये करेंगे अगर आप इमेजिन करेंगे तो मतलब ये 3 डायमेंशनल स्पेस में सारा कुछ अरेंज है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो कार्बन फिर हम देखेंगे ये मूव कर सकता है, मतलब ये रोटेट कर सकता है अगर प्लेन में। अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप एनिमेशन को जरूर देखिएगा, यूट्यूब में आपको एनिमेशन मिल जाएंगे इसके बारे में। एनिमेशन अगर आप देखेंगे और आप अगर इमेजिन करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये सारा जितना भी एटम्स दिखा रहा हूं मैं, ये सारा जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज है और सभी का जो है रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन इस जो कंडीशन में ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का रोटेशन नहीं हो सकता है, ये रिजिड स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि ये इसका जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से जो है रोटेट नहीं कर सकता है। तो मैंने आपको यही कहा है कि अगर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर है, इसके वजह से उसका जो रोटेशन है ये पॉसिबल नहीं है। इसका रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड है, ये पूरा फ्रीली जो है रोटेट नहीं कर सकता है। सिंगल बॉन्ड होता तो पूरा इसका जो रोटेशन है ये फ्री होता। तो इसका जो रोटेशन है ना, इसका रोटेशन 2 ही हो सकता है। एक तो है, देखिए उससे पहले भी मैं और एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। यहाँ पे C अल्फा, यहाँ पे C, यहाँ पे N, यहाँ पे C अल्फा, राइट। यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे O है, यहाँ पे H है और यहाँ पे जो है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये जो C है ना, ये जो C है
और सी अल्फा और ये जो एन, इसका जो हम रोटेशन शो करते हैं ना, रोटेशन मतलब इसका अगर हम डायहेड्रल एंगल को देखें तो डायहेड्रल एंगल क्या होता है? डायहेड्रल एंगल हम इसे कहते हैं जो दो प्लेन में जो एंगल फॉर्म करता है। अगर मान लीजिए एक प्लेन में है और इसके रेस्पेक्ट में अगर दूसरे एटम्स को हम देखें तो ये दूसरा प्लेन हो जाएगा। तो दो प्लेन अगर हम कंसीडर करें तो दो प्लेन की जो रोटेशन है, इसका जो डिफरेंस है, मतलब इसका जो एक एंगल बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं? डायहेड्रल एंगल। उसे हम क्या कहते हैं? डायहेड्रल एंगल कहते हैं, डायहेड्रल एंगल। और इसे ही हम क्या कहते हैं? टॉर्जनल एंगल, और टॉर्जनल एंगल भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं टॉर्जनल एंगल आपको बता रहा हूं, अगर C और N के बीच में जो रोटेशन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सी अल्फा और C के बीच में जो रोटेशन है इसे हम साई से डिनोट करते हैं, और N और C अल्फा के बीच में जो रोटेशन होता है इसे हम फाई से करते हैं। मतलब डायहेड्रल एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नोटेशंस यूज करते हैं। तो इसलिए अगर ये जो सी अल्फा है, यही सी अल्फा, ये कार्बन जो है एमिनो एसिड्स की, और ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन में जो कार्बन है, इसके बीच में जो रोटेशन अगर होता है, ये एक प्लेन में है, मैंने आपको कहा है, देखिए आप इमेजिन कीजिए, ये जो है एक प्लेन में है। ठीक है, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ये एटम दूसरा प्लेन में है। तो अगर इस प्लेन में अगर रोटेशन होता है, ये पूरा मॉलिक्यूल को आप एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह देखिए, और ये जो बॉन्ड है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये 3D स्पेस में रोटेट हो सकता है। तो इस जो रोटेशन है इसको हम साई से डिनोट करते हैं। और इसके बीच में मैंने कहा है जो ये पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से जो रोटेशन है ये रेस्ट्रिक्टेड है। ये रोटेशन ये तो 0 डिग्री में रह सकता है, और नहीं तो ये 180 डिग्री में रह सकता है। ये दो ही रोटेशन पॉसिबल है इसके लिए। तो इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इस n और इस मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर और इसके बीच में जो रोटेशन है, मतलब जो एंगल है, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको कहा है ये जो CO और NH के बीच में, मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में जो C और N के बीच में जो रोटेशन होता है, इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा जो है ये या तो 0 डिग्री हो सकता है या तो 180 डिग्री रह सकता है। इसका दो ही रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये 0 डिग्री में रहता है तो इसे हम सीस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर 180 डिग्री में रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सोच रहे होंगे सीस और ट्रांस, इसमें मतलब क्या है सीस और ट्रांस? देखिए, अगर यहाँ पे जो CO और NH, देखिए यहाँ पे ये दो डायरेक्शन में है, ये एक डायरेक्शन में है और ये दूसरे साइड में, मतलब ऑपोजिट साइड में आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे रहता है तो इसे हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर यही NH इस साइड में रहता है, देखिए मान लीजिए अगर CO एंड NH अगर एक ही साइड में रहता है, CO एंड NH अगर एक ही साइड में रहता है तो इसे हम सीस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सीस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखिए, आप अभी सोचिए प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स तो एक लॉन्ग चेन ही तो है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड ही तो है। तो लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड जो है, ये जोड़ने के लिए मैंने आपको कहा है, दो एमिनो एसिड को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड की जरूरत है, कोवेलेंट बॉन्ड। और वो बॉन्ड क्या है? एमाइड बॉन्ड। और इसी एमाइड बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो है, ये मैंने कहा है, ये दो कॉन्फ़िगरेशन में रह सकता है। अगर ओमेगा का वैल्यू 0 डिग्री है तो इसे हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जो कि दोनों कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है और एमाइड हाइड्रोजन है, वो एक ही साइड में रहेगा, तो इसे हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड में रहेगा तो इसे हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम अभी बात करें कि ट्रांस और सीस, इन दोनों में जो प्रोटीन्स में पाए जाने की जो मतलब प्रोपोर्शन है, वो कौन सा ज्यादा है? ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1000:1 रेशियो है। अगर 1000 ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है प्रोटीन्स में पाए जाने की, और एक जो है सीस कॉन्फ़िगरेशन है पाए जाने की। मतलब मैं यही कह रहा हूँ, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कहा है यहाँ पे, इसका ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाने की रेशियो 1000 है, और ये जो सीस है, अगर 1000 ट्रांस पाया जाता है तो एक ही पाया जाएगा सीस। तो इसका पीछे क्या लॉजिक हो सकता है?
देखिए आप अभी इमेजिन कीजिए 3 डायमेंशनल स्पेस है और इनमें जो है मॉलिक्यूल्स अरेंज है, ठीक है। तो अगर ये जो सिस में रहता है, मतलब ये कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन एक ही साइड में रहेगा और इसके साथ जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी रहेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स अगर एक साइड में रहता है तो स्टेरिक हिंड्रेंसेस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंसेस यानी कि स्टेरिक इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब है जो ये मॉलिक्यूल से आपस में कोलाइड करेगा। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है तो कोई एक एंगल बना के रहता है, हर एक एंगल में वो स्टेबल नहीं रह सकता है क्योंकि ये कोलाइड करेगा। तो इसके वजह से जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मोस्टली प्रोटीन्स में अवेलेबल रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे अल्फा हेलिक्स के बारे में, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। अल्फा हेलिक्स इसमें भी टाइप्स रहता है। फिर हम बेटा स्ट्रैंड्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के भी बारे में अच्छे से इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। फाइनली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मौका मिले इन सारी चीजों को अच्छे से सीखने के लिए, और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और मैं सिक्वेंशियल वे में सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो ने आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया है और आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।